नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो ओवजायानम, नमो लोये सर्व साहू नमैसो पच्छे नमो पारो सब पावपनासनो मंगलानम च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम यदीय सम्यक् बलात् प्रतिमो भवादृशानं परम स्वभावं भूवासनापाश विनाशनाय नमोस्तु तस्मै जिनशासनाय नमोस्तु तस्मै तव शासनाय। चलो सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ सेंटेंस 6 पार्ट 19 पेज 39 सेंटेंस 6। आंसर्स पेज नंबर 39 पार्ट 19 आंसर 6। रमेश, तुम और रतिलाल कहाँ जाते हो? त्वं रतिलाल लालश्च रतिलाल छ क्व गच्छति नहीं आएगा, गच्छति नहीं आएगा। नो, गच्छतः राइट। हे रमेश, त्वं छ रतिलाल छ क्व गच्छतः। रमेश, त्वं रतिलालो छ रतिलालो कैसे आएगा? किसी ने भी संधि नियम करके आंसर नहीं भेजा है, संधि करके आंसर भेजो। रतिलाल छ, गच्छति नहीं आएगा, दो जने हैं तो गच्छति कैसे आएगा? गच्छति तो हम एक के लिए यूज करते हैं, गच्छतः आएगा। बट किसी ने संधि करके नहीं भेजा आंसर। रतिलालम कैसे आया? रतिलाल कर्म थोड़ी है, करता है। रमेश, त्वं रतिलाल छ रतिलालश्च। परफेक्ट परफेक्ट, रतिलालश्च। गच्छतः राइट है। गच्छतः होगा ना, थह। गच्छतः या गच्छतः, आप ही मुझे बताओ कि क्या होगा यहाँ पे। यहाँ पे एक में है त्वम यानी सेकेंड पर्सन, और एक में रतिलाल यानी थर्ड पर्सन। जब सेकेंड और थर्ड पर्सन का आता है तब हम हमारा क्रियापद किसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं? सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग ना। रमेश, सबसे पहले हाँ सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग राइट। तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग देखे तो मी वसमस सी थस्थ। अब इसमें इसे हम कौन सा लेंगे? पहला पर्सन, दो पर्सन की बहुवचन। तो यहाँ पे त्वम और रतिलाल है तो दो पर्सन, तो गच्छतः। हाँ परफेक्ट। जिसने भी गच्छतः लिखा है बहुत अच्छे से लिखा है।
नियम अगर हमें याद हो ना तो हम इजीली कर सकते हैं। परफेक्ट, सबकी ट्राई बहुत अच्छी की है। रमेश, हे रमेश, ये हमारा हुआ संबोधन। नेक्स्ट क्या है? तुम और रतिलाल। तो त्वम च रतिलालः च कहाँ का क्व। अब ये हम सेंटेंस का क्रियापद क्या होगा? गच्छ थः। यहाँ पे जाने की क्रिया हो रही है और कौन जा रहा है? तो तुम और रतिलाल, दो जने जा रहे हैं। तो यहाँ पे गच का जाने की क्रिया में हम डालेंगे गच धातु। अब हमें देखना है कि क्रियापद किसके अकॉर्डिंग होगा। ये है हमारा सेकेंड पर्सन त्वम, ये है हमारा थर्ड। यहाँ पे दो करता है, एक तो तुम भी जा रहे हो और एक रतिलाल भी जा रहा है। रतिलाल कोई थर्ड पर्सन है और एक तुम जा रहे हो, तो दो जने जाने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये दोनों क्या हुए? कर्ता। 1 1, ये भी कर्ता 1 1। अभी दो कर्ता है, तो हमारा क्या था कि दो कर्ता में एक तो है सेकेंड पर्सन, एक है थर्ड पर्सन। तो हमारा क्रियापद किसके अकॉर्डिंग होगा? सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग। तो सी थस थ। अभी हमने देखना है कि कितने लोग हैं, तो एक और दो। तो सी थस, तो ग छ थ, ये हुआ हमारा क्रियापद 2 2। क्लियर? यहाँ पे अभी संधि करेंगे। ये हमारा नियम इसी पार्ट का था, नियम नंबर 6। पार्ट 19 नियम 6 में था कि अगर हमारे सेंटेंस में कभी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन की मौजूदगी में हम फर्स्ट पर्सन की प्रधानता लेंगे, यानी उसके अकॉर्डिंग क्रियापद। अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड थर्ड पर्सन है, यहाँ पे हम सेकेंड पर्सन के प्रधानता में क्रियापद लेंगे। अभी हमें देखना है कि वो अकेला है, दो जने हैं या बहुत सारे जने। तो दो जने हैं, तो गच्छतः। गच्छतः नहीं आएगा, हम थर्ड पर्सन की इंपॉर्टेंस नहीं ले सकते इन द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड, यानी जहां पे सेकेंड की हाजिरी है वहां पे हम थर्ड को प्रधानता नहीं दे सकते। कंपलसरी गच्छतः आएगा। क्रियापद हुआ 2 2। नेक्स्ट संधि नियम देखेंगे। या तो हम त्वम च रतिलालः च डाल सकते हैं, या फिर त्वम रतिलालः च। हमने दोनों देखा था, या तो ईच एंड एवरी वर्ड के बाद में च डालेंगे, या फिर दोनों वर्ड के, या फिर जो भी जितने भी वर्ड है उसके एंड में एक बार च डाल देंगे। हाँ, छ एक बार भी, वही तो बोल रही हूँ, हमने दोनों साइड से देखा था। तो जिसने भी अगर ऐसा लिखा हो त्वम छ रतिलालः छ, वो भी राइट है, और जिसने त्वम रतिलालः छ लिखा वो भी राइट है। हमने दोनों देखा था, या तो एक पद के बाद छ, दूसरे पद के बाद छ, या फिर सारे पद लिख लो और एंडिंग में छ डाल दो, तो दोनों ही राइट है जिसने भी लिखा हो। अभी अगर हम संधि करेंगे तो हमारी संधि में पहला यहाँ पे देखेंगे त्वम और छ है। म के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो उसी के व्यंजन का जो लास्ट अनुस्वर है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे न होगा। तो त्वम की जगह पर छ का एंडिंग का जो न है वो होगा। क्लियर? ये एक संधि नियम, और दूसरी तो हमें पता ही है कि स के र के बाद अगर छ होता है तो इसका ये वाला श हो जाएगा और ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा। ये हुई हमारी संधि। क्लियर? सबको ये क्लियर है? क्व के बाद में छ डालना करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे
दो वर्ड के बाद में या तो हम छ डाल सकते हैं या हमारे पूरे पद के बाद में छ डाल सकते हैं। हम यहाँ पे अगर छ डालेंगे, यहाँ पे छ नहीं आएगा, ख के बाद में छ नहीं आएगा, या तो ईच एंड एवरी पद के बाद छ आएगा या फिर दोनों पद खत्म होने के बाद छ आएगा। हम दोनों ये भी श डाल सकते हैं और रतिलाल में ये वाला श भी डाल सकते हैं। जो भी श डालोगे राइट है। दिस वन इज ऑल्सो राइट, दिस वन इज ऑल्सो राइट। क्या गच्छतः, हाँ ये दोनों श सेम ही है, ये दोनों स सेम ही, मतलब च के बाद में ये श भी लिख सकते हैं, ये श भी लिख सकते हैं। गच्छत का भी गच्छत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? गच्छत का गच्छत ही तो होगा। सेंटेंस में तो दो जने हैं ना, त्वम और रतिलाल। प्रधानता किसकी है? सेकेंड पर्सन की, तो गच्छत ही हो जाएगा ना। और ये छ यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आधा न थोड़ा अजीब लग रहा है सेंटेंस में, इसीलिए। हाँ, अनुस्वार भी दे सकते हैं, या त्वम में अनुस्वार भी दे सकते हैं या फिर ये वाला न भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल दो, बट हमारे नियम में होना। फर्स्ट संधि हमारी क्या है? म के बाद में कोई भी व्यंजन हो तो म का लोप करके हम अनुस्वार भी डाल सकते हैं, या फिर जो हमारा नेक्स्ट व्यंजन है उसका जो फिफ्थ लेटर अनुस्वार है, इसका क्या च छ ज झ ये वाला ना है, तो ये डाल सकते हैं। कन्वेंट क्लियर हुई फर्स्ट संधि? अगर आधा छ वहां ऐड नहीं किया और रतिलाल के बाद किया तो, हाँ रतिलाल के बाद किया तो भी क्या, तो त्वम रति लाल छ, ये हुई हमारी संधि। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस जाए। हे रमेश, ये हुआ हमारा संबोधन। तुम और रतिलाल कहाँ जाते हो? तुम और रतिलाल दोनों जाने की क्रिया कर रहे हैं, तो दोनों हमारे कर्ता होंगे, तो गच्छतः। अब यहाँ पे तह क्यों आया? क्योंकि हमारे कर्ता दो है, एक तो सेकेंड पर्सन है, एक थर्ड पर्सन है। हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे नियम के अकॉर्डिंग सेकेंड पर्सन की हम प्रधानता लेंगे, यानी सेकेंड पर्सन का जो लाइन है सी थस थ वो लेंगे। अभी हमारे पास पर्सन कितने हैं? दो, तो गच्छतः। हाँ, विसर्ग का लोप कर सकते हैं, बट हम विसर्ग अगर रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सी थस थ का ये वाला थ नहीं, ये वाला थ लिया है, इसलिए क्लैरिफिकेशन के लिए हम रखा है। नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। एंडिंग में विसर्ग का, अगर पदांत में विसर्ग हो छकार हो तो उसका लोप हो जाता है। फिफ्थ वन कल हमने देखा था, वहां पे हमें क्या डाउट था? हाँ, वहन्ते और अनम, उसमें पीछे के आंसर में तो अवग्रह डाला है, बट मैं एक बार तो भी क्लियर कर दूंगी कि अवग्रह वाला नियम डालना कि ए आई ओ वो वाला नियम है, क्योंकि दोनों नियम ही लगा सकते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस। वहंती का
लास्ट में क्या है, ती और अ है, इसको स्प्लिट करेंगे तो ई अ है। अ के पूर्व में कोई भी स्वर हो, अगर उ हो तो वह होता है, ई हो तो यह होता है, तो त प्लस य प्लस अ। अब इसको हम सेंटेंस में लिखेगा तो क्या होगा, व ह आधा न आधा त, ये आधा य प्लस अ करेंगे तो अ पूरा य, अन्नम। क्लियर? मैं अभी भी बोल रही हूँ, प्लीज आप सब जने एक बार नियम वर्कआउट करना प्लीज। हम नियम वर्कआउट नहीं करेंगे, हम संधि नहीं छुट्टी पाठ पाएंगे, हम संस्कृत कभी रीड ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर हमें देखो अभी वहंत्यनम ऐसे आए तो हम खोलेंगे कैसे, हमें हमारे नियम एकदम पक्के चाहिए होंगे। नहीं, पदांत में अगर र हो और उसके बाद में विराम हो तो उसका विसर्ग होता है, विसर्ग का लोप नहीं होता, तो गच्छतः ही लगेगा, इसका लोप नहीं होगा, गच्छतः ही लगेगा। नियम में हमारा कि पदांत में अगर स का र होता है तो उसका विसर्ग होगा, बट विसर्ग का लोप नहीं होता है। यहाँ विसर्ग का लोप नहीं होगा, मिच्छा में बताया। नेक्स्ट सेंटेंस करें। प्रातः काल में पक्षी आकाश में उड़ते हैं। प्रातः विहगाः, आकाशम कैसे आएगा, आकाशे होगा ना, और डयन्ते, प्रातः विहगाः आकाशे डयन्ते, परफेक्ट। प्रातः, प्रातः का अभी प्रातः भी है, एंडिंग में र है पदांत में, तो प्रातः डाल सकते हैं। प्रातः विहगाः आकाशे डयन्ते, ड य ते नहीं आएगा, डयन्ते आएगा, क्योंकि आकाश में बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, विच मीन्स कि बहुवचन है, तो डयन्ते आएगा। हाँ, तो अव्यय का हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, अव्यय के अगर पदार्थ में र हो तो उसका विसर्ग कर सकते हैं, ये हमारे पाठ का ऑलरेडी नियम है। उसमें ऐसा नहीं दिया गया है कि अव्यय हो, अव्यय का अगर प्रातर हो, अव्यय का अगर र हो तो उसका विसर्ग नहीं होता। हमने सिर्फ विसर्ग किया है, हमने किसी के साथ कुछ भी रूप नहीं बनाया। हम मेन क्या, अव्यय यानी कि उसके रूप नहीं बनते, बट उसके साथ हम संधि नियम सब कर सकते हैं, रूप नहीं बनेंगे। पेज 19
हाँ, तो यहाँ पे क्या है, नहीं स का र हो तब विसर्ग नहीं करते हैं। पार्ट 1 में 9th नियम क्लियरली स्टेट कर रहा है कि पद के अंत में र हो, वहां पे नहीं डाला है कि स का र हो तो ही विसर्ग होता है। पद के अंत में अगर र हो और उसके बाद में विराम हो या फिर अघोष व्यंजन हो तो उसके र का विसर्ग होता है। तो प्रातः है, इसलिए इसके र का हमने प्रातः कर दिया। यहाँ पे कहीं स्टेट नहीं किया कि स का र हो तो ही हम इसका है ना विसर्ग करते हैं। हाँ, पक्षी के लिए हम खग यूज कर सकते हैं। हाँ, विहग को बहुवचन होगा, पक्षियों। पक्षी है बट उड़ते हैं से हमें क्या पता चल रहा है कि पक्षी उड़ते हैं, आकाश थोड़ी उड़ता है। तो पक्षी उड़ते हैं, पक्षी हुआ हमारा कर्ता। अगर उड़ते हैं बहुवचन है तो समझने की बात है कि पक्षी भी बहुवचन में होगा। वो हर चीज में ऐसे स्टेट नहीं करे पक्षियों उड़ते हैं, उड़ते हैं से ही हमें पता चल जाएगा कि बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। नहीं, प्रातः काल में ये बोलने में ऐसे आएगा। अभी हमने सिर्फ प्रातः डाला है, तो अगर हमें सेंटेंस बताना हो तो सुबह के काल में, इट्स ऑब्वियस है कि हम लोग बोलते टाइम में यूज करेंगे। हमें एकदम ही विभक्तियों को पकड़ के नहीं बैठना कि इसमें ये विभक्ति डालिए तो यही ही आगे कंपलसरी। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सेकेंड में को डालते हैं या फिर डालते नहीं है, या फिर आगे के सेंटेंसेस में आएगा कि हम जो सेकेंड विभक्ति है उसमें हम में भी यूज करते हैं। तो एकदम ही विभक्तियों को हम पकड़ के नहीं बैठ सकते कि यहाँ पे प्रातः काल में डाला है। में अगर में है तो अगर उसको हम 7-1 डालें तो प्रातः तो हमारा क्लियरली अव्यय है, अव्यय के रूप नहीं बनते हैं। अव्यय के संधि नियम हो गए बट अव्यय के रूप नहीं बनते हैं। हम इसको प्रातः रे नहीं कर सकते बिकॉज ये अव्यय है। तो बोलने में ऐसे ही आएगा कि प्रातः काल में। क्लियर हुआ मुख्य बहन? हम अगर में लेके बैठेंगे तो प्रातः तो अव्यय है, अव्यय का हम रूप बना ही नहीं सकते हैं। बोलने में हम ऐसे ही यूज करेंगे। मैं एक बार लिख लेती हूँ इसका 7। प्रातः काल में यानी प्रातः काल में, ये सिर्फ बोलने में हम ऐसे ही बोलेंगे बिकॉज ये अव्यय है, इसके रूप तो नहीं ही बनेंगे। तो प्रातः काल में पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रियापद पकड़ते हैं। क्रियापद हमारा क्या है, डयन्ते, बहुवचन, उड़ते हैं, उड़ता है कहीं नहीं है, उड़ते हैं। तो डयन्ते 3-1। कौन उड़ते हैं? आकाश तो उड़ता नहीं है, इट्स ऑब्वियस है कि आकाश में पक्षी उड़ते हैं। अगर उड़ते हैं बहुवचन है तो जो उड़ने की क्रिया कर रहा है पक्षी, ऑब्वियस है वो भी बहुवचन में होगा। 1-3 करता। और आकाश में यानी आकाश उनके उड़ने का आधार है, वो हुआ 7-1 आकाशे। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम प्रातः भी कर सकते हैं, या फिर ये जो र है इसको वी के ऊपर भी डाल सकते हैं ऐसे। और विह गा है, इसका आ प्लस स का र प्लस आर आए
तो स के र का हम लोप कर देते हैं, तो इसका लोप कर देंगे। क्लियर सबको? प्रातः काल में, प्रातः में हम विसर्ग भी कर सकते हैं और ऊपर ये आधा र भी डाल सकते हैं। बहुत सारे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। हमें कितनी बार बहुत सारे नहीं दिया, सिर्फ पक्षी ही दिया है, बट उड़ने की क्रिया पक्षी कर रहा है, वो हमारा कर्ता है। और ये तो फिक्स है कि जो क्रियापद है वो कर्ता सेम हो गया। बहुवचन तो ये भी बहुवचन ही होगा। लेकिन उड़ते हैं दिया है, उड़ते हैं पक्षी, आकाश में पक्षी उड़ता है ऐसा नहीं है। उड़ता है होता तो डयते और विह ग होता। उड़ते हैं यानी क्या बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं। हाँ, विह पुल्लिंग है। हमने ऑलरेडी बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि हमारा कर्ता और क्रियापद सेम विभक्ति लगेगी। ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन है। अगर हम पक्षी को रेस्पेक्ट से तो नहीं बोलते ना कि पक्षी उड़ते हैं। अगर बहुत सारे उड़ते हैं तभी तो बोलते कि पक्षी उड़ते हैं। तो हम ऐसे नहीं बोलते कि पक्षी यो उड़ते हैं आकाश में। कितनी बार हम बोलने में ऐसा नहीं आता होगा, बट वो समझना चाहिए। ड या महे कैसे आएगा? हम उड़ रहे हैं क्या? अगर हम उड़ते तो, अगर यहाँ पे अहम आवम वयम आता ना तो डया महे आता। हम उड़ रहे हैं, हम नहीं उड़ रहे, कोई थर्ड पर्सन उड़ रहा है। तो मी वस मस सॉरी ए वहे मय से इथे द्वे ते इते अंते, अंते ही तो आएगा क्योंकि कोई थर्ड पर्सन उड़ रहा है। यहाँ पे हम उड़ नहीं रहे हैं, तू उड़ नहीं रहा है, वह उड़ रहा है पक्षी। तो इट्स ऑब्वियस है कि यहाँ पे डयंते आएगा। डया महे कैसे आएगा? डया महे तब आएगा जब यहाँ पे हम होंगे। हम पहले तो है ना फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम एकदम माइंड में क्लियर रखेंगे तभी हम ये लिख पाएंगे। हाँ, डयंते डी का रूप है। ये कोई रूल नहीं है कि कर्ता हमेशा फर्स्ट पर्सन ही होगा। कर्ता फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, कर्ता मैं भी हो सकती हूँ, कर्ता आप लोग यानी तुम लोग भी हो सकता है, कर्ता कोई और भी हो सकता है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि कर्ता हमेशा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। तभी तो यहाँ पे रूप में भी कैसे होता है, मी वस मस, यानी अगर बाई चांस कर्ता मैं हूं तो मी मैं, वस यानी हम दो, मस यानी हम सब, सी थस थ यानी तू तुम दो तुम सब, ती तस अंति यानी वे दो वे सब। अगर क्रियापदी हम इतना ही होता तो ये कर्ता अगर सिर्फ हम नहीं होते हैं फर्स्ट पर्सन तो इनकी विभक्ति देते ही नहीं ना, इनकी दिए विच मीन्स व्हाट कि यहाँ पे भी क्रिया कर्ता होते हैं। हमें हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत क्लियर रहना है कि क्रियापद और कर्ता को सेम विभक्तियां ही लगेगी। अगर क्रियापद हमारा उड़ते हैं यानी बहुवचन है तो हमारा कर्ता ऑटोमेटिकली बहुवचन में होगा। भली वह दिया है कि पक्षी, कितनी बार बोलने में ऐसा ही आता है कि पक्षी उड़ते हैं, उसमें हम भी नहीं बोलते कि पक्षी यो उड़ते हैं। क्लियर? मैं नेक्स्ट जाऊं। कोई मैं और तुम को छोड़ के कोई दूसरा कुछ भी हो वो थर्ड पर्सन ही होता, मैं और तुम को छोड़कर। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे सब सीखेंगे तो हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, बस वर्कआउट करते रहना चाहिए। हाँ, डय के रूप मेरे लिए, हाँ फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होते हैं डय के रूप। डये डया वहे डया महे, डय से डयथे डयते, फिर डयते डयेते डयंते, ऐसे रूप हो गया।
क्लियर? नेक्स्ट करें अपन। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, रतिलाल अथवा शांतिलाल बोलता है। रतिलालो वा शांतिलालो वा रतिलालो वा शांतिलालो वा वदति, राइट। रतिलालो ये जिसने भी लिखा है, क्या लिखा है, एक सेकेंड। रति लालो शांति लालो वा वो है, अगर हम रति लालो के बाद वहां नहीं डालते तो रति लाल का रति लालो कैसे कर सकते हैं? रति लालो शांति लालो वा वदति, परफेक्ट, ये राइट है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ओके, क्लियर हुआ यहाँ पे? दो पर्सन है तो वदति कैसा आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अथवा है, यानी क्या, या तो रतिलाल बोलता है या तो शांतिलाल बोलता है। एट ए टाइम में सिर्फ एक पर्सन ही बोलता है, तो इट्स ऑब्वियस है कि वदति ही आएगा। रति लाल लह वा शांति लाल वा वदति। अब इसमें वदति कैसे आया है? यहाँ पे दो जने हैं बट हमने वदति क्यों डाला? क्योंकि या एट ए टाइम या तो रतिलाल बोल रहा है या तो शांतिलाल बोल रहा है, दोनों में से सिर्फ एक ही बोलने की क्रिया कर रहा है। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा है कि रतिलाल और शांतिलाल बोलते हैं। अगर ऐसे आता तो हम यहाँ पे वदति नहीं डालते, दो पर्सन का डालते, बट यहाँ पे क्लियरली डाला है कि या तो रतिलाल बोल रहा है या तो शांतिलाल बोल रहा है, दोनों में से एक ही बोल रहा है, तो यहाँ पे वदति आएगा। एक सेकेंड, क्लियर? शांतिलाल अथवा रतिलाल बोलता है। हमारा ऑलरेडी नियम था कि या तो हम रतिलाल के बाद वाह या शांतिलाल के बाद वाह, या तो हम ऐसे भी डाल सकते हैं या फिर यहाँ का वाह भी हटा के रतिलाल शांतिलाल वाह वदति ये भी डाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे अगर हम यहाँ पे वाह डालते हैं तो क्या होगा। अ है प्लस स का र है, इसके बाद व यानी गोश्वान है, तो क्या होगा, स के र का उ हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो रहा है ना? हाँ, या वदति के या तो हम भाषते भी डाल सकते हैं, दोनों ही सेम है क्रियापद हमारा। रतिलाल अथवा शांतिलाल बोलते हैं।
यहाँ पे या तो रतिलाल बोल रहा है या तो शांतिलाल, दोनों में से एक जना ही बोल रहा है, इसलिए हमारा क्रियापद भी एक होगा। अब ये देखो, रतिलाल, रतिलाल मैं हूँ नहीं, रतिलाल आप लोग हो नहीं, रतिलाल कोई थर्ड पर्सन है, तो हमारा क्रियापद भी क्या हुआ, मी वस्म सी थस थस ती, थर्ड पर्सन का कोई और वो, ऐसे होगा। तो ये हुआ 3-1, हमारा करता है रतिलाल, हमारा करता है या तो शांतिलाल, तो 1-1 1-1। अभी यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, स अ, फिर स का र, उसके बाद में घोषवान आए तो स के र का उ होता है और उ का ओ होता है। क्लियर? या फिर हम यहाँ पे वहां नहीं डालते हैं, सिर्फ रतिलाल ह, शांतिलाल ह वा, तो शांतिलाल ह का उ हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, अ, स का र और उसके बाद श आके घोषवा नहीं अघोष है, इसलिए हम विसर्ग को एज इट इज रखेंगे। दोनों करके दिखा दिया है मैंने। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, राजा भिखारी को धान्य देते हैं। बोर्ड क्लियर है ना सबको? राजा भिखारी को धान्य देते हैं। नृपः भिक्षुभ्यः अन्नम, याचन्ति नहीं आएगा। अगर आपने नृपः याचति आएगा। अगर आपने नृपः को पहली विभक्ति लगाई है तो याचन्ति को बहुवचन नहीं लगा सकते। यहाँ पे देते हैं रेस्पेक्ट के वर्ड अर्थ में है। हम राजा को ऐसे नहीं बोल सकते कि राजा भिखारियों को दान देता है, राजा भिखारियों को दान देते हैं, ये हमारा रिस्पेक्ट है। दैट डजंट मीन कि बहुत सारे राजा भिखारियों को दान देते हैं। नृपः भिक्षुभ्यः, परफेक्ट। नृपः का सकार का उ हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, तो नृप। भिक्षुकेभ्यः, भिक्षुकेभ्यः का भी य का उ हो जाएगा, परफेक्ट। अन्नम यच्छति। जिसने भी है ना भिखारी को सेकेंड लगाई है विभक्ति, उसको रॉन्ग है। मैंने ऑलरेडी बोला था कि किसी को कुछ भी चीज देने में आती है तो फोर्थ लगाते हैं, और यहाँ पे भले ही एक भिखारी दिया है बट वो समझने की बात है कि राजा सिर्फ एक भिखारी को दान नहीं देता है, राजा भिखारियों को देते हैं। अगर किसी ने भिखारी को भी लिखा है, यानी उसको अगर 4-1 भी डाला तो भी राइट ही है, बट ये समझने की बात है कि राजा अगर दान देता है तो वो सिर्फ एक भिखारी को नहीं, बहुत सारे भिखारी को देता है, इस अपेक्षा से हम लिख सकते हैं। जिसने 4-1 भी डाला उसका भी राइट है, बट आएगा चतुर्थ विभक्ति, बिकॉज देने के अर्थ में है, इसलिए। मैं एक बार फाइनल आंसर लिख लेती हूँ। अन को बहुवचन नहीं आएगा, अन को सिर्फ सिंगल अन, अन हमारे यहाँ पे जो अन है वो कर्म है,
इसलिए धान्य यानी जो धान है उसको धान्य दिया, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के धान्य नहीं दिए। अगर वो दिए होते तो हम बहुवचन लेते, लेकिन सिर्फ धान्य दिया है तो उसका मतलब हमें है ना पहली विभक्ति ही लेनी है, बहुवचन नहीं लेना। नृपः, सिंस राजा है इसलिए नृपः, और राजा भिखारियों को या फिर भिखारी को, मतलब ये समझने की बात है कि हम ऐसे समझ सकते हैं कि राजा अगर दान दे रहा है तो वो एक भिखारी को नहीं बहुत सारे भिखारी को देता होगा। तो भिक्षु के व्यह भिखारी को धान्य यानी अन्नम देता है, यानी यच्छति। यहाँ पे देता है रेस्पेक्ट के अर्थ में है, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे अगर आप नृपः डालो राजा और देते हैं मैं यच्छन्ति डालो तो हमारा कर्ता और क्रियापद तो कभी मैच ही नहीं खाएगा, और ये कंपलसरी रूल है हमारा क्रियापद हमारे कर्ता से मैच खाना। तो ये हुआ हमारा कर्ता, राजा देते हैं, ये रेस्पेक्ट के अर्थ में है, बट संस्कृत में हम लिखेंगे तो यच्छति ही डालेंगे। और कदाच हमें ये सेंटेंस हिंदी में लिखना हो तो भी हमारे लिए इजी रहेगा कि राजा भिखारियों को धान जो है वो देते हैं। अगर यहाँ पे यच्छन्ति, हमारा संस्कृत का नियम है कि यहाँ पे जो विभक्ति लगेगी वही यहाँ पे लगेगी, तो राजा देने का काम कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, तो राजा हमारा कर्ता हुआ, और यच्छति हुआ हमारा 3-1। हमने ऑलरेडी पढ़ा था चतुर्थ कब लगती है, जब किसी को कोई भी चीज प्रदान करनी हो तब। तो ये क्या कर रहा, भिखारियों को अन्न प्रदान कर रहा है, तो 4-3। और क्या क्या दे रहा है, तो ये हुआ हमारा कर्म, अन्न दे रहा है। यहाँ पे बहुत सारा अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अन्न होता है तो हम बहुवचन डाल देते हैं, बट सिंस धान्य ही है तो हमने अन्नम डाला है। हाँ देते हैं हमने रेस्पेक्ट के अर्थ में। अभी हम हमारे मम्मी पापा को भी रेस्पेक्ट के अर्थ में बुला रहे कि मम्मी आप आओ, दैट डजंट मीन कि बहुत सारी मम्मियाँ हम बुला रहे हैं, मम्मी को भी हम रेस्पेक्ट, मम्मी देते हैं तो क्या हमारी मम्मी बहुत सारी होगी क्या, नहीं ना। पापा देते हैं तो क्या हमारा पापा बहुत सारे हो, नहीं ना, वो एक रेस्पेक्ट के लिए हम बुलाते हैं, रेस्पेक्ट के लिए हमें बुलाना ही पड़ता है। ऐसे नहीं सोचना कि राजा के पास से अन्न अलग हो रहा है, राजा भिखारियों को दे रहा है, विच मीन्स व्हाट, कि राजा भिखारियों को प्रदान कर रहा है। क्या प्रदान कर रहा है, तो अन्न प्रदान कर रहा है। धान्य इन संस्कृत धन, सॉरी ये अन्न, धान यानी क्या होता है, अन्न होता है, अनाज, उसको धान्य भी बोलते हैं हिंदी में। नृपः नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी राजा की बात नहीं है, ये हमारे रेस्पेक्ट के लिए है, इसलिए नृपः नहीं होगा। क्लियर, प्लीज आप याद रखना कि जैसे ये याद रखना कि हम हमारे मम्मी पापा को भी कैसे बोलते हैं कि पापा देते हैं, दैट डजंट मीन कि हमारे पापा बहुत सारे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं डाल रहे हैं। वैसे ही राजा को या फिर कोई भी वडील पुरुष हो, हमारे गुरु हो, उनको भी हम देते हैं बोलते हैं। दैट डजंट मीन कि हमारे जो गुरु हमने स्थापित किए वो बहुत सारे गुरु स्थापित किए, एक ही होते हैं ना। तो ये रेस्पेक्ट के लिए हम यूज करते हैं, देते हैं। अगेन बोल रही हूँ, राजा भिखारियों को अन्न देते हैं, यहाँ पे देने की क्रिया हो रही है और कौन कर रहा है, राजा। तो राजा हुआ हमारा कर्म, यहाँ पे कुछ चीज प्रदान हो रही है, दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, तो भिखारियों को, तो 4-3। और क्या दे रहे हैं, तो अनाज दे रहे हैं, वो हुआ हमारा कर्म, तो 2-1। अभी हम संधि नियम करेंगे। ये रू इधर आएगा। अभी अ है, स का र है और गोशवान है, तो क्या होगा, स के र का उ हो जाएगा, उ का ओ हो जाएगा, रूपो। सेम ईयर, अ है, स का र है और वापस अ है, अ स का र और अ तो अ का उ होता है, उ का ओ हो जाता है।
पैसे है ना लेता है ना, मतलब अभी हमने पहले के सेंटेंस में कैसे पढ़ा था कि मुझे उसके पास से पैसे पैसे लेने की इच्छा होती है, वैसे सब पढ़ा था, यानी क्या उससे अलग करने की इच्छा हो रही है। बट यहाँ पे तो राजा खुद किसी को दान दे रहा है। यहाँ पे देने के अर्थ में हो तो वैसे नहीं लिखना कि मुझसे दान, मतलब जो दान है वो अलग हो कि मैं भिखारी को दे रहा हूँ, यहाँ पे वो नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा कि राजा खुद की मर्जी से ही अन्न को दे रहा है। हमने अब तक सेंटेंस में क्या पढ़ा था कि उसके पास से हम ले रहे हैं, उसके पास से हम अलग कर रहे हैं, तब हमने ना फिफ्थ विभक्ति यूज कर रही थी। बट यहाँ पे क्लियरली स्टेट हो रहा है कि राजा भिखारियों को दान दे रहा है। और हमने ऑलरेडी दिया था कि फोर्थ कब यूज करते हैं, जब किसी को कुछ भी चीज प्रदान करनी हो, कुछ भी चीज देनी हो, तब हम फोर्थ यूज करते हैं। हाँ, अ के प्लेस में हम अवग्रह डाल सकते हैं। परफेक्ट। हम रेस्पेक्ट में बहुवचन यूज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि राजा अगर दान देता होगा तो सिर्फ एक भिखारी को दान नहीं देता होगा ना, बहुत सारे भिखारियों को देता होगा, इसलिए 4-3 लिखा है। जिसने 4-1 भी लिखा उनका भी राइट है, बट इम्पोर्टेंट इज फोर्थ विभक्ति। नेक्स्ट करें। तालाब में कमल है। कासारे कमलानी संति। परफेक्ट। जिसने भी कमलानी लिखा है वो राइट है, क्योंकि तालाब में एक कमल नहीं रहता है, तालाब में बहुत सारे कमल रहते हैं, उस अपेक्षा से कमलानी ज्यादा बैठता है। और सिंपल है कि अगर कमल बहुत सारे होंगे तो हमारा जो क्रियापद है वो भी बहुत सारा होगा, तो संति। कासार में, तालाब में यानी कासार में, राइट। राइट ही है जिसने भी लिखा। ये हमारा क्रियापद बहुवचन है, तो सॉरी क्रियापद बहुवचन है, तो हमारा कर्ता भी बहुवचन में होगा। और ये 7-1 कमल के रहने का आधार है। सबने राइट ही लिखा है, क्योंकि कासार में बहुत सारे कमल रहते हैं, इसलिए बहुत सा। तालाब में कभी हमने एक कमल नहीं देखे हैं, तालाब में बहुत सारे कमल होते हैं, इसलिए इसको हमने बहुवचन डाला है। क्लियर हुआ? हाँ, ये भी डाल सकते हैं। जिसने पद्म लिखा है, पद्मानी, वो भी राइट है, क्योंकि कमल के दोनों नाम है। नेक्स्ट सेंटेंस करें। याचक धन मांगते हैं। याचकाः धनम याचन्ति या याचन्ते। परफेक्ट, राइट। याचकाः धनम याचन्ते, याचकाः धनम याचन्ति, राइट। भिक्षुकाः धनम याचन्ति, ये भी राइट है।
याचकाः धनम याचन्ति। परफेक्ट, सबने बहुत अच्छे से लिखा है। याचकाः या भिक्षुकाः धनम याचन्ति भी डाल सकते हैं या फिर याचन्ति भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये उभयपति है इसलिए दोनों यूज कर सकते हैं। नो वीडियो। क्लियर हुआ ये? हाँ, याचकाः ये हुआ हमारा कर्ता, बहुवचन, मांगते हैं है। तो क्लियरली स्टेट होता है कि यहाँ पे याचक जो है बहुत सारा याचक जो है बहुत सारे याचक जो है वो धन को मांगते हैं। धन हुआ हमारा कर्म 2-1 और मांगने की क्रिया अगेन हमारा कर्ता। अगर बहुवचन में तो क्रियापद भी बहुवचन में होगा, और ये उभयपति है तो याचन्ति और याचन्ते दोनों ही लिख सकते हैं। हाँ, फिर अब तक हमने संधि कहाँ की है? फिर आ है, आ के बाद स का र है, उसके बाद में घोषवान है तो स के र का उ होगा और उ का ओ हो जाएगा। विसर्ग का लोप नहीं होगा। यहाँ पे याचती नहीं आएगा, याचन्ति आएगा, क्योंकि बहुत सारे याचक जो है वो धन को मांगते हैं। धनानी भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारा धन है, इसलिए याचक बहुत सारे धन को मांगते हैं। तो धन जो है उसको बहुवचन में भी डाल सकते हैं। विसर्ग का लोप नहीं होगा, ये हमारी संधि होगी। सॉरी आ है ना, याचक काहा, तो विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि उसके बाद स का र और उसके बाद घोषवान आता है तो स के र का लोप हो जाता है, याचक का होगा। याच धातु में च नहीं है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, याचन्ति, बट याच की स्पेलिंग तो ऐसी होती है। क्लियर? बस टाइम अप हो चुकी है। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? हाँ, याच धातु है। वाइंड अप करें? परफेक्ट। कल हम हिंदी में अनुवाद करो सेंटेंस करेंगे। याच में है यच, सिक्स्थ वन, रमेश तुम और रतिलाल कहाँ जाते हो? तो रमेश त्वं च रतिलालश्च क्व गच्छतः। सिक्स का आंसर है त्वं च रतिलालश्च क्व गच्छतः। गच्छतः।
बस आप लोग बहुत अच्छे से करो, मुझे यही चाहिए। लाइक हम जितना भी पढ़े, भले ही स्लो से पढ़े, बट आप लोग प्लीज नियम और धातु 100% पक्के रखना, तभी हम सारे आगे जाके सेंटेंसेस खोलते रहेंगे। बिकॉज आगे जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारा पोर्शन डबल 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 बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अब अभी से अगर हम पीछे के वापस पोर्शन रिपीट करेंगे, वापस पीछे के नियम रिपीट करेंगे और हमें नहीं बैठेगा तो वैसे नहीं चलेगा। हम थोड़ी सी हार्डवर्क पुट ऑन करेंगे तभी हम पढ़ पाएंगे। बाकी डाउट्स वगैरह कुछ भी होता है, देयर फॉर यू, मैं हमेशा सपोर्ट करूंगी। आपको समझ में नहीं आएगा तब तक सिखाऊंगी, बस खाली आप लोग वर्कआउट करते रहना। थर्ड सेंटेंस का आंसर है अहम पुष्पों द्वारा है, तो पुष्पे ही श्री महावीरम, यानी श्री महावीर की यानी श्री महावीरम पूजा करते हैं, यानी पूजयामी। अरे आप प्लीज मिच्छामी दुक्कडम नहीं बोले, मैं ओवरऑल सबके लिए बोल रही हूँ कि हम सब मेहनत करके पढ़ेंगे। इट्स ऑब्वियस है कि जब मैंने भी पहली बुक की थी तो मुझे भी बहुत मिस्टेक होती थी, बट हमने साहिब जी के पास की थी। साहिब जी ने हमें एक ही चीज़ बोली कि वर्कआउट करना कंपलसरी है। संस्कृत पढ़ने के लिए जितना टाइम हम दे पाए ना, उतना टाइम हमें देना चाहिए। बस आज अपलोड हो जाएगा वीडियोस लास्ट 2-3 डेज के। वहंती अन्नम, यहाँ पे क्या है, लास्ट में ती है, फिर अन्नम का अ है। ती को स्प्लिट करेंगे, आधा त प्लस ई और अ है। हमारा नियम कौन सा है, पार्ट 18 का लास्ट नियम है अस्वस्थर, यानी क्या, अस्वर के सिवाय पूर्व में कोई भी स्वर हो तो उ का व होगा, ई का य होगा, तो त प्लस आधा य प्लस अ। अब इसको हम पूरा मिलाए करके आएगा व ह आधा न आधा त आधा य प्लस अ य नम। दिख रहा है अभी क्लियर? ये हमारा नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको पकड़ पाएंगे ना, देखो अगर हमें है ना, ये तो हमने हिंदी से संस्कृत में किया, अगर संस्कृत से हमें हिंदी में होता तो कितना डिफिकल्ट होता कि यहाँ पे क्या नियम लगा, ये ऐसा वर्ड तो कहीं देखा ही नहीं है। बट हमें जब पता चल जाएगा ना कि यहाँ पे अन्नम के बीच में यह कुछ आया, तब हम इजीली स्प्लिट कर पाएंगे कि हाँ यह तो ई होता है, तो ये हमें वहंती मिल जाएगा और बाकी बच्चा अ को अन्नम में डाल देंगे। सारे मैं अगेन एंड अगेन यही रिपीट करती हूँ कि स्टार्टिंग पार्ट 1 से लेकर अब तक पार्ट 19 जितना भी हुआ सारे नियम आप पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो हमें संधि खोलने में बहुत डिफिकल्टी पड़ेगी संस्कृत की। चलो क्लास यहीं रखते हैं। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। प्लीज अभी टाइम अप रखते हैं, मैं कल बाकी के डाउट्स क्लियर करूंगी। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी किया हो तो मिच्छामि दुक्कडम।